If you like this video, hit the subscribe button. Exactly इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं. हम इफ लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन या सिनेरियो डिफाइन करते हैं, फिर स्कोप ऑपरेटर्स यानी करली ब्रैकेट्स के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हम चाहते हैं कि अगर वो गिवन कंडीशन वैलिड हो तब कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, वरना स्किप कर दे. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रियल लाइफ में इफ यूज करते हैं. मैंने आपको कहा इफ, फिर कंडीशन दी यू लाइक दिस वीडियो, फिर इंस्ट्रक्शन दी हिट द लाइक बटन कि अगर ये कंडीशन वैलिड हो और आपको वीडियो पसंद आए तब ही लाइक बटन प्रेस करना है. तो आज से हम प्रोग्रामिंग की एक न्यू एरा में दाखिल होने लगे हैं जहां हम कंप्यूटर को सोच देने लगे हैं, उसको इंटेलिजेंट बनाने लगे हैं और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा होती है. इससे पहले हम सीधी सीधी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को लिख देते थे और कंप्यूटर एक एक करके शुरू से जाता था, फिर उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन पे, फिर उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन पे, यानी एक फ्लो के अंदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता था या फॉलो करता था. लेकिन अब हम कंप्यूटर को कहेंगे कि तुमने खुद फैसला करना है कि ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है या नहीं करनी, किस कंडीशन की बेस पे करनी है, ये हम उसको बताएंगे. तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, फिर उस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ 3 is less than 5 और फिर इन करली ब्रैकेट्स के अंदर, इन स्कोप ऑपरेटर्स के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को. मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देता हूँ console.writeLine 3 is less than 5. तो ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये कहलाते हैं ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट. यानी इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो कंप्यूटर कब फॉलो करेगा, जब ये वाली कंडीशन वैलिड होगी या ये वाली कंडीशन ट्रू होगी. तो इसके अंदर हम क्या कुछ लिख सकते हैं, हम सारी वो चीज़ें लिख सकते हैं जो आज तक प्रोग्रामिंग में हम सीखते आए हैं और सारी वो चीज़ें जो आगे भी जाके हम प्रोग्रामिंग के अंदर सीखेंगे. मिसाल के तौर पर आपने एक बहुत बड़ा कोड लिखा है, कोई एक कंडीशन वैलिड होने के ऊपर ये सारा कोड चले, तो एग्जैक्टली उस कोड को कॉपी पेस्ट करो, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट करो. जो भी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्रामिंग के अंदर दे सकते हैं हम वो इन ब्लॉक्स के अंदर लिख सकते हैं. तो आज की डिस्कशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कंडीशन है. मिसाल के तौर पर अभी हमने कंडीशन डिफाइन की 3 is less than 5. आज हम सारे वो तरीके देखेंगे कि ये कंडीशन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं और यही कॉन्सेप्ट हमारे आगे जाके लूप्स के अंदर भी आएगा, फॉर लूप्स के अंदर भी आएगा, वाइल के अंदर भी आएगा. तो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ. तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हम कंप्यूटर पर ट्राई करके देखते हैं. लेट्स डाइव इनटू इट. तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, एक a उसके अंदर वैल्यू है 3 और एक b और उसके अंदर वैल्यू है 5. सबसे पहले मैं इफ लिखता हूँ. इफ लिखने के बाद मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ. इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ a is less than b और फिर स्कोप ऑपरेटर्स, मिसाल के तौर पर ये करली ब्रैकेट्स, और ये जो करली ब्रैकेट्स होते हैं ये असल में इफ का ब्लॉक कहलाते हैं. इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी चीजें वगैरह लिखेंगे वो कब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये वाली कंडीशन हमारी वैलिड होगी या ये वाली कंडीशन ट्रू हो. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.writeLine और मैं यहाँ पे लिखता हूँ a is less than b. तो अब देखते हैं अब क्या होगा. a के अंदर वैल्यू है 3, b के अंदर वैल्यू है 5. तो a is less than b. तो ये क्या, ये कंडीशन ट्रू है. a छोटा है b से, ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन वैलिड है. तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो प्रोग्राम को एक दफ़ा हम चला के देखते हैं. तो मैंने यहाँ पे चलाया और a is less than b हमारे पास लिखा हुआ आ गया. अब मैं a की वैल्यू 5 से बड़ी कर देता हूँ, यानी अब a की वैल्यू बड़ी हो गई है. a is less than b, तो कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए क्योंकि a के अंदर 7 है और b के अंदर 5 है, जबकि 7 5 से बड़ा है. अब मैं इसको चलाता हूँ और यहाँ पर इस वक्त कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. तो सिंपली जब ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तब इस ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा. तो अब सवाल ये है कि इस ब्लॉक के अंदर क्या कुछ आ सकता है. इस ब्लॉक के अंदर सारी वो वाली चीजें आ सकती हैं जो आज तक हमने प्रोग्रामिंग में सीखी हैं और आगे भी जाके हम प्रोग्रामिंग के अंदर सीखेंगे. मिसाल के तौर पर आपने एक बहुत बड़ा कोड लिखा है, वो पूरा कोड आप चाहते हो कि किसी एक कंडीशन के चलने के ऊपर चले, उस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करो, इफ के ब्लॉक के अंदर डाल दो, ऊपर एक कंडीशन लगा दो. तो ये सारी चीज़ें वगैरह उस वक्त चल जाएंगी जब वो वाली कंडीशन हमारे पास वैलिड होगी और वो वाली कंडीशन ट्रू होगी. तो आज की इस वीडियो का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो कंडीशंस हैं, ये वाली जो कंडीशन हमने डिफाइन की, यहाँ पे अभी एक कंडीशन डिफाइन की a is less than b,
ये कंडीशंस किस तरीके से डिफाइन होती है। तो मैं आपको सारे वो वाले तरीके बताऊंगा कि ये कंडीशन किस तरीके से डिफाइन हो सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आगे जाके लूप्स के अंदर यूज होगा, फॉर लूप्स के अंदर यूज होगा, व्हाइल लूप्स के अंदर यूज होगा। तो इस चीज को बहुत गौर से समझना। तो लास्ट वीडियो में हमने जिस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा था, आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे जो कि कंडीशन बनाने के लिए यूज होते हैं। एक ऑपरेटर को हमने यूज किया है जो कि लेस देन का है, और हमने यहाँ पे लिखा a इज लेस देन b। तो ये क्या रिटर्न करता है, कोई भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जब हम डाटा टाइप्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि एक डाटा टाइप को हम बाद में जाके देखेंगे, और वो डाटा टाइप थी बूलियन, जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर हो सकता है। तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं ये भी बूलियन रिटर्न करते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो अब हम इन कंडीशनल ऑपरेटर्स को देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक ऑपरेटर है हमारे पास लेस देन, एक ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन। इन दोनों की वर्किंग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेस देन जिस तरीके से हम आपने आज तक मैथमेटिक्स के अंदर लेस देन यूज करते हुए आए हैं कि अगर लेफ्ट हैंड वाली साइड के ऊपर जो वैल्यू है वो छोटी होगी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और हमारे पास ग्रेटर देन बिल्कुल लेस देन का ऑपोजिट, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली बड़ी होगी राइट हैंड साइड वाली छोटी होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है लेस देन इक्वल टू। तो इसके अंदर और लेस देन के अंदर क्या फर्क है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड वाली छोटी होगी ये तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाती हैं तो ये तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। लेस देन के केस में अगर दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाती हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन लेस देन इक्वल्स के केस में अगर दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाती हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी दोनों की लेस देन और लेस देन इक्वल टू की वर्किंग सेम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 है तो a की वैल्यू मैं कर देता हूँ 5। तो अब क्या होगा, a इज लेस देन b। अगर मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि a इज नॉट लेस देन b, a इज इक्वल टू b। तो ऐसे केस के अंदर जब दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर हो जाएंगी, जो लेस देन या ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ लेस देन इक्वल टू लगा दूं और अब मैं इसको चलाता हूं तो हमारे प्रोग्राम ने ट्रू रिटर्न किया, और ये वाली जो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर जो भी चीज लिखी हुई थी वो हमारे पास प्रिंट हो गई। तो बिल्कुल लेस देन इक्वल की तरीके से हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि अगर दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली बड़ी होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास आता है डबल इक्वल। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि क्या दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं डबल इक्वल्स टू बी लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू b। तो ये अब हमारा एक ऐसा प्रोग्राम बन गया है जो कि ये बताता है a और b दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और यहाँ पर मुझे मेरे पास लिखा हुआ आ गया है a इज इक्वल टू b। तो अब हम बूलियन डाटा टाइप को डिस्कस करते हैं, जो कि हम बीच में छोड़ आए थे और उसको बहुत डिटेल में हमने नहीं डिस्कस किया था, जिसको हम डिनोट करते हैं कीवर्ड बूल से। तो अगर मैं बूल का कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल x, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स स्टोर हो सकता है। उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रू और फॉल्स किससे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि ट्रू और फॉल्स से हम क्या कर सकते हैं। उसके जरिए से हम कोई भी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी इफ की कंडीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि बूल x इक्वल्स ट्रू। तो अगर मैंने इस x के अंदर ट्रू लिखवाया है और यहाँ पे मैं x दे देता हूँ, तो इफ की ब्रैकेट के अंदर जैसे ही मैंने x दिया तो उसने हमें कोई एरर नहीं दिया और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो एक बूलियन होता है, यानी बूलियन डाटा टाइप होती है। तो ये जो हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किए ये भी क्या रिटर्न कर रहे होते हैं, एक बूलियन रिटर्न कर रहे होते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स होती है। तो इफ को हमने या तो ट्रू देना होता है या वो फॉल्स देना होता है। तो बेशक हम किसी कंडीशन के थ्रू ट्रू या फॉल्स दे दें, या हम इसको डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स दे दें तो वो भी चलेगा। मिसाल के तौर पर मैंने इस वेरिएबल के अंदर ट्रू रखवाया और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और हमने देखा था जब भी ये वाला बूलियन या ये वाली कंडीशन के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर जो भी कुछ होगा वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू b प्रिंट हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ इसको और अब मैं इसको स्टार्ट करूँ
तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन आई वो हमारे पास फॉल्स थी। तो अभी तक हमने देखा है कि हम इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज करते हैं, हम उसकी कंडीशंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसकी कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज करते हैं और बूलियन डाटा टाइप क्या होता है। अगली वीडियो में हम कंडीशंस डिफाइन करने के थोड़े से और तरीके देखेंगे और हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।